राज्य में आदर्श, नवजीवन एवं अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के घोटाले और निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार की नींद खुली है। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों के लिए 181 हेल्पलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाएगी। अन्य ऐसी सोसाइटीज जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनकी पहचान की जा सकेगी, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। 11-12 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने जनता के साथ गाड़ी पैसे की कमाई के साथ ठगी की है। तो निसंदेह इसमें सरकार और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और हमें भी यही निर्देश दिए गए कि इसमें सख्त कार्रवाई करो और आगे ऐसी व्यवस्था करो कि लोगों के साथ इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। तो इसके ऊपर भी अधिकारियों से चर्चा करके नए नियम बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने जयपुर की 33 गृह निर्माण सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रही थी। अब गृह निर्माण सहकारी समितियों की ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट पारित किया है। राज्य सरकार भी नियम बनाकर इस कानून के माध्यम से निवेशकों के हितों की रक्षा करेगी। चलिए, ये तो हुई सरकार के फैसलों की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि भविष्य के खूबसूरत सपने दिखाकर लोगों की जिंदगी में अंधकार भरने वाले ठगों पर कार्रवाई के लिए सरकार की क्या प्रतिबद्धता है? आखिर जनता की उस गाढ़ी कमाई के पैसों की रिकवरी अब सरकार कैसे करेगी, ताकि उजड़े घर फिर से बस जाएं? कोई अपना इलाज करा सके तो कोई अपनी बेटी की शादी। इसके लिए सरकार के मंत्री या प्रशासन की ओर से अभी तक पीड़ितों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। गृह निर्माण सहकारी समितियों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करने पर भी विचार किया गया, जो करीब फाइनल और पूरा गृह निर्माण सहकारी समितियों की जिस प्रकार का गड़बड़ जाला सामने आता है और रोज अखबारों में छपता रहता है, इस कारण से उसे ऑनलाइन करने का विचार किया ताकि पारदर्शिता दिख सके, हर व्यक्ति कहाँ खड़ा है ये जानकारी खुद ही अपनी जानकारी ले सके। देश में चिटफंड घोटालों के बाद फ्रॉड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने देश और प्रदेश की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि ये भी सच है कि ठगी का ये धंधा सरकार और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ही फलता फूलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऐसी सोसाइटीज भोली भाली जनता को चक्कर में लेकर रफू चक्कर हो जाती है, तभी सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? खैर, सरकार देर ही सही अब एक्शन में आई है, तो उम्मीद है अब जनता की मेहनत की कमाई की रिकवरी के बारे में भी कोई एक्शन ले पाएगी। जिंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी का परिचित हो सकता है, कोई किससे लिंक हो सकता है, कोई किससे अटैच हो सकता है, कोई इसका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो लगातार एक ठगी, यह कहूं कि लोगों की मेहनत के पैसे पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। मामले दर्ज हो जाते हैं, एसआईटी का गठन हो जाता है या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दे दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी उन निवेशकों के लिए मरहम नहीं है, या कहें कि उनके पैसे की वापसी नहीं है। रिकवरी कब होगी, उनके आंसू तब पहुंचे जाएंगे। और इसी को लेकर के हमारा मजमून आज आपने देखा और हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा नेता अशोक सिंह जी हमारे साथ में हैं, सीपीएम नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ में हैं, और जो ये क्रेडिट सोसाइटीज के पीड़ित हैं, उनका अपना एक संगठन जो बना है पीड़ितों का, उसको लीड कर रहे हैं डीबी यादव जी हमारे साथ। सीबी यादव जी, आपका स्वागत है। मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। जोशी साहब, आप तो खुद भी कई केसेस में आए रहे होंगे, इसके आसपास के चीटिंग, ठगी, बहुत सारे मामले आते रहे हैं। ये हजारों करोड़ के मामले हैं। अभी 963 करोड़ रुपए निवेशकों के डूब चुके हैं संजीवनी में, और 14,800 करोड़ रुपए आदर्श में डूब चुके हैं। और कितनी है पता नहीं, अभी कितनी सोसाइटीज को ब्लैक लिस्टेड किया है, 7 को अभी किया है, 5 को पहले कर चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटीज ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं। यहां सवाल यह है कि क्या वास्तव में रिकवरी कर पाएगी सरकार? कहां हर्डल अगर रिकवरी नहीं हो पा रही तो?
देखो योगेंद्र जी, ये जो सोसाइटियां बनती हैं, ये सोसाइटियां सपने सजो के देती हैं और चूंकि व्यक्ति को लाभ की इच्छा रहती है कि मुझे लाभ प्राप्त हो, लालच रहता है मन में। जैसे किसी ने किसी के ब्याज पे पैसे दिए तो ब्याज प्राप्त करने का लालच रहता है। इसी तरह से ये क्रेडिट सोसाइटियां क्या करती हैं, ये जनता में एक विश्वास कायम करती हैं कि आप हमारे पास ये इतने रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराओगे या प्रतिदिन आप क्रेडिट रुपए, जैसे ठेले वाले हुए, मजदूर हुए, कोई लोअर कैटेगरी का आदमी हुआ, तो ये थोड़े थोड़े पैसे करके रोज प्रतिदिन जमा कराने का इनका तरीका है। तो ये सोचते हैं कि भाई चलो साल या 2 साल में हमारे को ये पैसा इकट्ठा करके मिल जाएगा और इस पर ब्याज मिलेगा। अभी क्या करते हैं कि 2 या 2.5 साल में दुगने इनका, अब 2-2.5 साल में आज के समय में कोई भी नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 में बाड़मेर की तरफ बूम आया था, जमीनों में और तेल के कुओं का, इस तरह की बातें थी। तो जब बूम आया तो जो दूसरे बैंक थी, जो सरकारी बैंक है, इस तरह की कई बैंकों ने खूब वहां अपनी शाखाएं खोली। जब उन बैंकों ने शाखाएं खोली तो ये क्रेडिट सोसाइटी में जो विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति है या वो आदर्श सोसाइटी वाले हैं, इन्होंने उसका लाभ उठाया। और विक्रम सिंह ने क्या किया कि जैसे ही आदर्श सोसाइटी के लोग थे जिन्होंने खूब सपने सजोए से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बड़े बड़े होटल उन्होंने, मतलब वो बड़े आनंद से, तो इसके भी दिमाग में आया कि यार मैं भी क्यों न ऐसा करूं। तो इसने भी जो है इस तरह की एक कल्पना करके और ये सोसाइटी का गठन संजीवनी का किया। आप देखिए कि 2008 में इसका जो है राय कॉलोनी बांसवाड़ा में इसका चालू किया था इसने। लेकिन इसने क्या किया, 1100 करोड़ के कम से कम 1100 करोड़ रुपए का इसने जो है लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। करते क्या है साहब ये कि ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर लोन भी यही ले लेते हैं। जो इनके लोग हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं, जो इनके संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से इनके नाम लोन जारी करवा देते हैं, लोन जारी करके इनको वापस दे देते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या लोगों को इनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले भी इस प्रकार की कोई सोसाइटियां थी जिनके अंदर भी केस दर्ज हुए हैं। उसके अंदर 35,000 करोड़ रुपए का पहले भी इस प्रकार का घपला रहा है, जिसमें उन सोसाइटियों की जांचें हुई थी और कुछ जांचें उनकी वही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एसओजी या एटीएस के माध्यम से, लेकिन वो डंप हो गई और वो वैसे के वैसे पड़ी है। अब उनकी भी एक संस्था बनी है, शायद कि वो संस्था जो है उन लोगों के पैसे दिलाए। मैं ये कहना चाहूंगा कानून के अंदर 420, 409, 467, 468, 471 और 65 जो आईटी एक्ट है, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए आज के भी अखबार में था कि इन्होंने विदेशों में भी अपनी प्रॉपर्टी बना ली, फार्म हाउस खरीद, जमीनें खरीद ली। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि एनआईए ही अभी विदेशों में जांच कर सकती है, ऐसा मुझे जानकारी में आया है, जो कि टीवी के माध्यम से मैं देखता हूं। लेकिन एसओजी ये यहां कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करेगी कि हम वहां जांच करने जाना चाहते हैं, यहां की अदालत वहां कोर्ट में। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मात्र कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपका लालच आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुकाम इस वजह से कह रहा हूं कि डूबती नाव में आप खुद भी उसमें एक सार्थक बने हैं, एक साथी बने। जब मालूम है कि गवर्नमेंट के बैंक इतना पैसा दे रहे हैं और ये संस्था इतना पैसा नहीं दे सकती, लेकिन लालच में आप इस कदर डूब गए कि आपके दिमाग को भी अंधा कर दिया कि हम ये पैसा लगाएं कि ना लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीबी यादव जी हमारे साथ में है। सीबी साहब, क्या सोच करके लोगों ने पैसा लगाया, किस तरह से विश्वास किया? आए दिन इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, पैसे लोगों के लेके चंपत हो रहे हैं, फिर भी पब्लिक यकीन क्यों कर रही है? योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं जो आपने लालच से यूज लिया है, क्योंकि ये एक सतही विश्लेषण है। मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक होने के नाते मैं किसानों की समस्याओं पर एक वर्क कर रहा था, तो पाली जिले के फालना में एक मीटिंग हो रही थी और वहां पर कुछ महिलाएं और लोग आपस में झगड़ रहे थे
और वहां मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इश्यू क्या है। जब लोग एक दूसरे पर इस हिंसक झगड़ा, कोई सामान्य झगड़ा नहीं था, हिंसक झगड़ा था, मुझे वहां से इस एक केस स्टडी को मिली और लगभग 2 साल तक मैंने इस केस स्टडी को इतनी बारीकी से देखा कि कई इंटरनेशनल जर्नल में मैंने इसके बारे में लिखा है। ये जो आप क्रेडिट सोसाइटी की बात कर रहे हो, ये एक नए प्रकार का चिट फंड है। जो पुराना चिट फंड और इस चिट फंड में एक फर्क है। पुराना चिट फंड में क्या था कि कंपनियां कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती थी, फिर वो उसी तरह से काम करती थी, उनकी एक ऑडिट होती थी जी। अब ये जो नया जो चिट फंड जो राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि जो सोसाइटी जो शब्द था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक बहुत पवित्र शब्द था जिसका मतलब था लोगों का लोगों के लिए एक आंदोलन। इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर एक देखने की बात है, कानूनी पेश देखिए इसमें, ये जो सोसाइटी एक्ट है ये 2 तरह से ये कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट भी है। यहाँ ये 2 चीजों के बीच का फायदा उठाती है, क्योंकि स्टेट की बॉडी भी प्रॉपर ऑडिट नहीं करती और सेंटर की बॉडी भी प्रॉपर ऑडिट नहीं करती, तो दोनों के बीच का एक गैप बना हुआ है, उसका बेनिफिट ये उठाती है। अब आप जो ये कह रहे हो कि क्या लालच, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि किसी भी चिट फंड को, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एक बड़ा केस जो मैंने देखा है पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें 50,000 करोड़ रुपए का मामला है और लगभग 5.85 करोड़ लोग हैं। ये इसका एक छोटा सा अंश है जिस पे बवाल उठ रहा है, नहीं है। यादव साहब, लालच इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको कि जब कोई कहीं पे भी आप ये देखे कि बैंक आजकल 5 साल में एफडी नहीं देते हैं, आपको ध्यान होगा पूरा 7 से 8 साल। एक सेकंड सुनिए आप, 2.5 साल में 2 साल में कितना पैसा आपको मिल जाएगा, ये हमारा लालच है। मैं यही बात, ये देखना चाहिए कि वास्तव में इतना जल्दी पैसा इतना डबल कैसे हो सकता है। इसी चीज को आपके सामने ला रहा हूं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक चिटफंड कंपनी रजिस्टर्ड है भारत सरकार या राजस्थान सरकार के अधीन, नंबर 1, उसकी ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार की एजेंसियां ऑडिट करके सर्टिफाइड करती है। अब इनकी हिस्ट्री देखिए, इनका उद्घाटन कोई मंत्री या कोई बड़े लेवल का राजनेता करता है और फिर इनके प्रोग्राम्स में पॉलिटिशियंस बड़े हिस्सेदारी करता है। एक बात बताइए, किसी बैंक पर आप विश्वास क्यों करोगे? इसीलिए तो विश्वास करोगे कि वो भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार द्वारा ऑडिट होता है, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। कोई स्कीम क्या चलाता है, ये भारत सरकार या राज्य सरकार से बियॉन्ड थोड़ी होता है। मैंने भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्ट्रेशन कोई एजेंसी ली, कोई कंपनी बनाई, उसमें मैं स्कीम चला रहा हूं और उसकी ऑडिट भारत सरकार कर रही है। मुझे यह प्रमाण पत्र, उस स्कीम चलाने का प्रमाण पत्र गवर्नमेंट दे रही है। जो निवेशक जो विश्वास करता है वो सरकार पर विश्वास करता है। अगर वो गलत है तो मेरा सवाल यह है, अगर उसकी स्कीम्स गलत है कि 3 साल में डबल क्यों कर रही है, तो ऑडिट करके उसको सर्टिफाइड किसने किया? जब गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफाइड किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की एजेंसी। यहां एक बात है मेरी, यादव साहब, आपको क्या लगता है कि मिलीभगत का खेल चलता आ रहा है, ये माना जा सकता है? आप देखिए इसमें हुआ क्या है। अब आप देखोगे, आप सेबी की वेबसाइट पे जाके देखिए जो 1996 में बना था, 350 चिटफंड कंपनियां बंद हुई है, उसमें लगभग 18 करोड़, आप इमेजिन कीजिए 18 करोड़ अमेरिका की आबादी के बराबर लोगों को ठगा गया है। 6 करोड़ लोगों को केवल पीएसीएल में ठगा गया है। पूरी जो ठगी गई राशि है वो 12 लाख करोड़ रुपए है। आप इमेजिन कीजिए, भारत सरकार के बजट का लगभग आधा ये ठग लिया गया है। और ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, पिछले 10 साल की घटना है इस देश के अंदर। ये लूट का एक नया तंत्र कैसे बना, इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये ऐसा कहती है कि जैसे बैंक वगैरह स्कीम देता है, वो बैंक की अपनी एक बिजनेस होता है, हम लोग उस हिस्से को अलग अलग चैनलों पर बांटते हैं और इसीलिए एक जो ग्राहक होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो एजेंट बनता है और वो अगले निवेशक को जोड़ता है, वो निवेशक फिर एजेंट बनता है और एक सीरीज चलती है और उस सीरीज में हिस्सा बढ़ता है इनके बीच में। इसको बोलते हैं एमएलएम सिस्टम। अब इस सिस्टम के भीतर जो एक व्यक्ति एक चैन में आ जाता है, वो उसके लिए केवल वो एक इन्वेस्टर नहीं होता। मेरी नजर में ये अपराध बहुत बड़ा अपराध है। जैसे मान लीजिए कि किसी कोऑपरेटिव एजेंसी से इमेजिन कीजिए कि 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इमेजिन कीजिए, ये 2 लाख लोग नहीं है, 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट था जो भारत सरकार ने दिया था मेरी नजर में, क्योंकि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन देने वाली एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर वो फ्रॉड करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, क्योंकि आप देखिए हर कोऑपरेटिव एजेंसी की ऑडिट तो होती है ना, ऑडिट करके उसको अप्रूवल कौन दे रहा है?
गवर्नमेंट दे रही है। तो मेरी नजर में आप देखिए, जो 2 लाख लोग, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, वो 2 लाख लोग बेरोजगार हुए, नंबर 1। उन 2 लाख लोगों को आज चोर का कैटेगरी मिली। सबसे पूरा सीन क्या चल रहा है, उस एजेंट को दोषी करार दिया जा रहा है। मेरी नजर में वो एजेंट दोहरी मार मरा है। नंबर 1 मार, उस एजेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट खोया, उस एजेंट ने पूरे जीवन भर के लिए एक चोर का तमका लिया, और उस चोर का तमका देने वाली एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका रजिस्ट्रेशन किया, उसने ऑडिट किया। मैं आऊंगा आपके पास में, यादव साहब वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, हमारे यहां पे राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, और सवाल केवल जो लोग लूट रहे हैं या ठग रहे हैं उन्हीं पे नहीं है, सरकारी कारिंदे भी नहीं बच सकते। अगर ये बेल इतनी फल फूल रही थी, जिसमें मालूम चल रहा था कि करोड़ों रुपए तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार में बैठे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राजनीतिक दल जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सीट जीत करके सत्ता में आते हैं, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? पूरी जिम्मेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश में इस तरह का एक ठगी का व्यापार ये शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं, एमफोर्ड कांड हुआ राजस्थान में बहुत बड़ा, जिसमें भैरव सिंह जी से उद्घाटन कराया गया, उनकी फोटोएं लगा दी गई एजेंसी में। फिर उसमें क्या है कि उसके बाद में आप देखेंगे, अभी गोल्ड सुख पीएसीएल में, जैसा आपने बताया, करोड़ों लोग राजस्थान के 35 लाख, इसका उद्घाटन करने वाले कौन? भारत के बहुत बड़े नेता राजनाथ सिंह जी। आप अभी एक बहुत बड़ा कांड चल रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव बैंक का, जहां लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, 1000 रुपए रोज उनकी जमा में से वापस देंगे महीने में। लोग चिल्ला रहे, हमारा पैसा जमा है, लाखों रुपए हमने दे दिए, हमारा ब्याज भी नहीं मिलेगा हमें, तो हम घर कैसे चलाएंगे? पैसा कौन इन्वेस्ट करता है इसमें? इसमें क्या एक चैन है, आपको समझने की है। इनको क्या होता है, इनको मालूम है गवर्नमेंट से कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, शिक्षा विभाग से कौन रिटायर हो रहा है, एक पूरा चार्ट रहता है इनके पास में। ये अपने एजेंटों को क्या कहते हैं, 30 से 35% डिपोजिट पे फर्स्ट कमीशन देते हैं। लालच, पहला लालच, जैसे आप बोले ना, वो एजेंट को देते हैं कि तू जितनी जमा लाएगा तेरे को 35%, अगर वो 5 लाख तो 35% कितना होता है आप समझिए, वो एजेंट को मिल जाता है। तो एजेंट क्या कर रहा है, चेन बनाता है अपने, जैसा आपने बताया कि वो चेन बनती जाती है, फिर उसको खुद को ही कह देते हैं जिसने पैसा जमा करा है, आप भी ये चेन बना लो, आप भी लोगों को जोड़ो। तो ये लूट का एक सिस्टम बना लिया, चेन बनी हुई है पूरी की पूरी, और लोगों को इसमें लपेटा जाता है। और ज्यादातर रिटायरमेंट लोग आते हैं, अब उसको क्या समझाते हैं जाके, देखो आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको 5 लाख के 7 साल बाद में 10 लाख रुपए मिलेंगे, आप यहां पे 2.5 साल में जो है 10 लाख ले लोगे, फिर 10 लाख को वापस जमा करोगे तो वापस 20 लाख हो जाएंगे। वहां आपके 7 साल में 5 लाख होंगे 2.5 के, यहां पर 20 लाख हो जाएंगे वो लाख के। तो ये जो उनको ब्रेन वॉश करते हैं ना वो, और क्या होता है, कौन होता है मैं बताता हूं आपको। सबसे घनिष्ठ लोग होते हैं इसमें, वो गांव के बहुत नजदीकी लोग होते हैं, जिनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके पास आऊंगा तो आप क्या देखोगे, भंवर सिंह इसका एजेंट है। नहीं, भंवर सिंह जी सवाल, तो इसलिए वो एजेंट के चक्कर में सवाल मैं आ रहा हूं। इसके बाद एमफोर्ड कांड हुआ, फिर जीवीके का 850 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसा आपने बताया। वो कंपनियां 850 करोड़ का घोटाला करके आज तक किसी को पैसा नहीं मिला है। जैसा आपने बताया, पैसे की क्या है हकीकत, यही हो रहा है आज राजनेताओं के। आज ये जो पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव बैंक, इसका पंजाब में कोई लेना देना, लेकिन पंजाब में किसी भी की गवर्नमेंट बने, इसका डायरेक्टर मंच पर मौजूद रहता शपथ ग्रहण में। शपथ ग्रहण में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, वो वहां मौजूद रहता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये पॉलिटिक्स के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और उनको बहुत बड़ा चंदा भी देते हैं, और ये लूटते हैं आम जनता को। उनको पता है लूट लो, इन्होंने बहुत बड़े बिल्डर्स में, जैसे संजीवनी ने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना के इन्वेस्ट कर दिया, फर्जी लोन फाइलें बता दी है, 1,500 फर्जी फाइल बना के बता दिया हमने लोन दिया, पता करो जाके, एक को भी लोन नहीं दिया है। 2 करोड़ रुपए का लोन किसको दिखा रखा है, पान वाले को। वो बेचारे को पूछा जाके कि तूने 2 करोड़ का, अरे साहब 2 करोड़ छोड़, मैंने 2,000 भी लोन नहीं लिया मैंने तो। मतलब हालत आप देखिए, कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो सीए की है जो ऑडिट कर रहा है, वो भारत सरकार के अधीन ये पंजीकृत है। वो जाके क्या बोलते हैं, भारत सरकार में पंजीकृत कंपनी है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। वो जो इन्वेस्टर को जो बताते हैं, वो कहते हैं भारत सरकार से, अखबारों में बड़े बड़े वो विज्ञापन देते हैं, तो लोग क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा आदर्श कोऑपरेटिव आ रहा है, संजीवनी का वापस लौट रहा हूं मैं अशोक सिंह जी के पास में जाऊंगा। अशोक सिंह जी, मैं केवल ये नहीं कि आज अब राजनीतिक दल के हिसाब से सरकार आपकी रही है राजस्थान में, कांग्रेस की भी है, आज के दिन में रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी इस वक्त हमारे साथ में नहीं है। मैं एक विचार जानना चाहता हूं आपका, गवर्नमेंट आपकी हो चाहे, ये है नहीं कि आज ये संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी पनप गई, या फिर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी या दूसरी सोसाइटीज, नवजीवन वाले डायरेक्टर थे, कोई भी पनप गया हो। ये लंबी एक समय से चलती आ रही एक
एक फहरिस्त है इन सोसाइटीज की। वास्तव में सरकारों की कितनी जिम्मेदारी मानते हैं आप? क्योंकि वोट लेकर के जनता का विधायक बनता है, विधायक बहुमत में आते हैं जिस पार्टी के, वो सरकार बनाते हैं। कभी ये सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया आज तक हमारा कि वास्तव इन पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है कि कहीं ये गरीब भोले वाले लोगों को चूना तो नहीं लगा के चले जाएंगे। देखोगे, सबसे पहले योगेंद्र जी आपने बात कही, उस बात में देखिए गोल्ड सुक वाला मैं बता रहा हूँ, उसके गोल्ड सुक के अंदर मैंने काफी उसमें रहा भी, उसके अंदर मेरे कोर्टों के देखा मैंने, उसके अंदर उसमें जो चेन सिस्टम थी, मतलब उस समय चेन सिस्टम को वालों को भी मुलजिम बनाया, मतलब वो विक्टिम भी हुआ और वो एक्यूज भी हुआ, परिवादी हुआ भी हुआ और मुलजिम भी हुआ एक तरह से। तो इस प्रकार की जो चेनें जो चलती है, जो जिस प्रकार से चलती है कि उसको ये नहीं पता है कि मैं तो विक्टिम हूं और मैं कोई, उसको कोई लालच नहीं था। उस समय जो कंपनियां चलती है वो एकदम सही लेवल पर चलती है, एक सही तरीके से उनका आप देखेंगे जो उनका रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, सब कुछ है। लेकिन बाद में जिस प्रकार से वो चलती जाती है, उनकी चेन आगे बढ़ती जाती है, चेन बढ़ने के बाद में जिस प्रकार से वो लालच को दिया जाता है कि सब आपको इतना इतना परसेंटेज जो मिलेगा, और उस बाद में कहीं न कहीं जाकर वो टूटती है। अशोक जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं मुद्दे पे लाना चाहता हूं आपको। ये बहुत लोगों ने पेपर में पढ़ चुके हैं सारी बातें। अभी एक बात उठाई अभी मिस्टर यादव और भंवर सिंह जी ने कि बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, सरकारों के नुमाइंदे उनके उद्घाटन करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में पहुंचते हैं, उनसे स्वागत करवाते हैं, फिर उन फोटो को बड़े ढंग से सजा करके उससे निवेशक भला भला आता है कि भरोसा करना चाहिए, भारत सरकार से रजिस्टर्ड, भारत सरकार से अधिकृत, फलाना ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें होती हैं। जनता कहीं ना कहीं भरोसा कर बैठती है। दो बातें, एक भरोसा और दूसरा लालच, उसका जो स्वार्थ उसे मरवाता है। एक भरोसा भी करता है, कितने बड़े लोगों ने ये किया है। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकारों की? केवल एक उसके गिरबान को पकड़ा, जेल में पटक दिया ले जा करके, उससे तो मुझे लगता है कि वो आराम से बेफिक्र और हो गए हैं। योगेंद्र जी, बात आपकी सही है, लेकिन जैसे किसी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसकी 1999 में उसकी स्थापना हुई, और स्थापना होने के बाद में आप देखिए उसमें कितने संस्थापक चेंज हुए, और उस समय कोई राजनेता आकर के उसका फीता काटता है और उसका उद्घाटन करता है, और उसका फ्रॉड 2016-17 के अंदर आके आता है। तो उसका उद्देश्य उसका सही था, लेकिन बाद में चलते चलते वो एक फ्रॉड की एक लिस्ट में आ जाता है, और उस लिस्ट के कारण से आपको लगता है कि सब इस राजनेता ने आया, और इस राजनेता के आने के कारण से ये जिस प्रकार से घटना हुई। लेकिन शुरुआत में आप करोगे तो शुरुआत में एकदम सही चलता है, सब कुछ विश्वास में लोग चलते हैं, बाद में आकर के इसमें आज दिक्कत आती है। फिर भी जितनी भी राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है, जो ईयरली होती है, 3 ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से जो ऑडिट के आप देखेंगे, कोई भी मान लो किसी कर्मचारी का वो था और उसी को लोन दे दिया उन्होंने, और लोन दे करके उसका सारा सही चल रहा है। जैसे ही कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट होने के बाद में उजागर होता है कि वास्तव में जो कर्मचारी था और उसको पता ही नहीं था, तो कर्मचारी कब कहता जाकर उसकी फ्रॉड कब आता, 5 साल 6 साल बाद के अंदर। तो इस प्रकार के जो फ्रॉड जो वर्तमान जो आ रहे हैं वो इस प्रकार के फ्रॉड हैं। कोई कंपनी है हो सकती है, कुछ उदाहरण स्वरूप हो सकते हैं कि शुरुआत में ही हो, लेकिन कई सालों के चलने के बाद में, विश्वास होने के बाद में ये इस प्रकार के। सर, राजनीतिक दलों की जो सरकारें हैं उनकी कोई जिम्मेदारी है इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल का जितना भी आप कहेंगे जो लॉ मेकिंग को जो पावर है, जो संसद बनाती, उस लॉ मेकिंग की पावर के हिसाब से वो जितने भी जो एक्ट बनाए गए हैं और उनसे रिकॉग्नाइज होती है, उनसे। मैं तो सर ये जानना चाह रहा हूं कि गरीब जनता का पैसा जो है उसको निकालने की क्या व्यवस्था है? क्योंकि भरोसा वो आपके नेताओं के चेहरे पे भी कर बैठा है, वो अपने लालच के साथ साथ जो चेहरे देखते हैं वो उन पे भी भरोसा करके बैठा हुआ था। वो एक ठगी का एक जरिया जो इन लोगों ने निकाल कर रखा है कि फलानी नेताजी ने उद्घाटन किया था, इन्होंने उद्घाटन किया था। जांच एजेंसी है। हाँ। यदि जांच एजेंसी को ये लगता है कि कोई फलाना को नेता या कोई अधिकारी या कोई उसमें फंसा हुआ है तो वो जांच करे। जांच अधिकारी पर पूरा निर्भर है कि वो जांच कैसे करता है, या तो वो उसके संचालक मंडल को पकड़ लेता है या उनके कर्मचारियों को मंडल पकड़ लेता है। आगे की चेन क्या है वो उसके ऊपर निर्भर, वो क्या कहां तक लेके जाता है। ये सिर्फ वो देखता है कि सिर्फ यहां तक मैं सीमित कर दूं, बाकी नहीं है। तो अब एसओजी इसकी जांच करिए, हम चाहते हैं कि एसओजी जांच करे। जहां तक कोई राजनेताओं का इसमें संबंध आता है तो राजनेताओं के संबंध को भी पकड़ने की कोशिश करे। इसमें हमने कभी नहीं कहा कि कोई। यादव साहब, आपके पास आना चाहिए। चलिए भंवर सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में अभी। मैं योगेंद्र जी ये बोल रहा हूं, जैसे बता रहे हैं, पहली बात तो ये कि भारत सरकार के अधीन है ये कानून,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वो पावरफुल है। सुनिए ना, ये मल्टी स्टेट है ये सब, और इनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान से नहीं होता है, ये भारत सरकार से है। आप समझिए और अभी भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने क्या किया पता है आपको? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता, 1 लाख तक की गारंटी दी है केवल बैंकों की जमा पर भी। 1 लाख से ज्यादा आपका अगर जमा है और बैंक डूब गया तो आपके पैसे की भारत सरकार गारंटी सरकारी बैंकों में भी नहीं दे रहा। ये समझने की जरूरत है यहाँ पे, आम आदमी को भी जान लेना है कि अगर सरकारी बैंकों में भी 20 लाख की एफडी जमा करा दी, ये बिल्कुल कानून है ना, आप पता कर लीजिए। अभी आपने देखा महाराष्ट्र बैंक में, महाराष्ट्र पंजाब बैंक का क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में लोग ले रहे हैं, वहां पर 1000 रुपए उन्होंने देने का वादा किया, आज रिजर्व बैंक ने कहा 10,000 रुपए महीना देंगे, आज ही का कड़िया भी डिसीजन आया है। आप जो बचाव करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता ऐसे, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं चिल्लाना आप जो है मैं जनता की बात को बोल रहा हूं कि जनता के पैसे कैसे आएंगे, ये जनता के पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, जनता का पैसा निकलना बहुत मुश्किल काम है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, सरकार कोई गारंटी नहीं देगी, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करें। मैं ब्रेक ले लूं एक बार, आप लोग प्लीज शांत रहिए, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उस महाठगी के जाल की, जिसमें एक गरीब आदमी किस तरह से पिस रहा है, कैसे फंस जाता है। लेकिन आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जो पैसे लूट रहा है उसकी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन वो बेखौफ है। बेखौफ क्यों है? क्योंकि हमारी सरकारें हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती हैं। आप गिरफ्तार कर लेते हो, कुछ साल बाद में केवल निवेशक रोते रहेंगे, उसके अलावा सब भूल जाएंगे कि ऐसा भी कोई था। ये हमारा एक नजरिया बन गया है। मेरा ब्रेक के बाद एक जो बड़ा सवाल हमारे जो अतिथि बैठे हैं उनसे होगा कि आखिर इस रिकवरी के रास्ते क्या है? क्यों गरीब आदमी ये चाहता है कि मेरी मेहनत का पैसा, ब्याज नहीं, कम से कम मूल तो दीजिए। आखिर वो जाके यहां कंप्रोमाइज करता है, लेकिन क्या वास्तव में वो मूल भी मिल पाएगा? चले मैं पहले सीबी यादव जी के पास में जाना चाहता हूं। यादव साहब, आखिर पूरे अगर इसको हम खंगालें तो जिम्मेदारी किसकी बनती है इसमें? हमारी जितनी बातचीत चल रही है ना, उसमें मुझे 2 चीज लग रही है। जब आप केस स्टडी करोगे तो योगेंद्र जी आप पाओगे कि जो आपका परसेप्शन भी आज तक बना हुआ ना, वो भी पूरी तरह से गलत है। मैं कई मिथ को पॉइंट वाइज कर रहा हूं। आपका एक सवाल था कि आखिर इनकी जो इतने साल बाद में ये उजागर क्यों होते हैं। मैंने केस स्टडी तो पाया कि ये उजागर जनता के कारण नहीं होते, जनता इनसे परेशान नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर केस स्टडी में यह पाया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन और इनके बीच में एक नेक्सस होता है। अब क्या होता है कि और उसके बिना ये चल भी नहीं पाती है। अब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस का नेक्सस में लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ करके वो डिमांड बढ़ती है जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाती है, तो फिर ये बंद होती है। मतलब ये उन्हीं के नेक्सस में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से आती है। ये मैंने पाया अलग अलग केस स्टडीज के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे बीच में बात आ रही है कि इसमें ज्यादातर लोग रिटायर्ड लोग होते हैं। नहीं, वो बहुत छोटा सा अंश होता है। इसमें 70 से 80% महिलाएं शामिल होती है, जितनी भी है। और वो गांव की महिलाएं जो परिवार से छुप करके पैसा लगाती है, जिनका बेचारियों को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो उनके घर में एजेंट पहुंच जाता है, जो कि महिला पारिवारिक होता है, वो भी करीब ज्यादा पारिवारिक। तीसरी वजह जिसे हम बात कर रहे हैं हमारा यह है कि इन पे कार्रवाई होने से निवेशकों का पैसा लौट जाता है। लौटेगा कभी, या निवेशकों को न्याय मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। पल्स, जिसका कि एक टीवी चैनल था, पल्स जिसका कि पंजाब में एक फुटबॉल लीग करवाती थी, और जितने भी पॉलिटिशियन थी वो उसमें शामिल होते थे। 50,000 करोड़ का स्कैम। सीबीआई ने जांच की, सेबी ने जांच की, सितंबर 2014 में इसको बंद कर दिया गया। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। ये हमारा संगठन है ना, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस डिसीजन में क्या कहा, 6 महीने के भीतर पल्स की प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके निवेशकों को लौटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप कोर्ट कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस RM लोढ़ा को नियुक्त किया कि आप इसे 6 महीने में अंजाम दीजिए। 4 साल हो गई, लगभग 3.5 साल से ज्यादा हो गई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा।
ये जो अभी लड़ाई आप लड़ रहे हो ना कि इन निवेशकों के लिए हम पैसा दिलाएंगे, ये अगर कोर्ट का भी डिसीजन आ जाएगा तो वो भी डिसीजन क्रियान्वित नहीं होने वाला है, क्योंकि अलग अलग केस स्टडी में ये पाया गया। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ये क्या होता है कि इनके बीच में जब मामला फंसता है ना, तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति को अरेस्ट करके कुछ दिनों तक मामला निपटाया जाता है और फिर पिछली घड़ी से वो व्यक्ति क्या होता है, छूट जाता है। और निवेशक है, ये निवेशक लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाती, इसकी वजह है, मैंने बताया था ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम होता है, जिसमें जो निवेशक होता है वो एजेंट भी होता है। तो उस एजेंट की यादव साहब बहुत लंबी बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर रेस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, जिम्मेदारी किसकी है? एक शब्द में इसकी जिम्मेदारी तय करें तो जो एजेंसी इसको रजिस्ट्रेशन देती है, जो इंस्टीट्यूशन, और जो उसको ऑडिट करती है, और उसका मतलब एक है सरकार। सरकार चाहे उसे भारत सरकार कहिए चाहे राज्य सरकार कहिए। इसका निस्तारण आप कहोगे कि कैसे हो, तो भी उसका जवाब यह है, चूंकि सरकार ने सर्टिफाइड किया है, सरकार इसकी ऑडिट एजेंसी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टियां सीज करे, चाहे वो 20 साल में करे, चाहे 5 साल में करे, चाहे 3 साल में करे, सरकार उसको ऑक्शन करे, सीज करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इन निवेशकों का पैसा लौटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतिम तौर पर स्टेट की बनती है। चले, मैं जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, इस तरह की जो ठगी की वारदात होती है, ठगी इस वजह से कह रहा हूं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ठगी है, बिल्कुल उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उन्हें भ्रम में रखा गया। कोई रास्ता ऐसा दिखता है जिससे हम कह सके कि हाँ, इस जरिए पैसा आ सकता है इनका वापस? देखिए योगेंद्र जी, मेरे पास एक टेलीफोन आया था कुछ दिन पहले कि शाहपुरा में 200 हैं इन्वेस्टर। उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री से चिट्ठी एसओजी को आई, एसओजी ने वहां के थाने को, शाहपुरा थाने को कहा। शाहपुरा थाने वालों ने क्या किया, सभी जो इन्वेस्टर थे उनके बयान लिए और बयान लेकर के वो आ गए। अब आप बताइए उनको न्याय कैसे मिलेगा? वो तो अच्छा है कि उसमें से एक मेरे जानकार है जो उसने पूछा कि क्या करें, तो मैंने कहा भाई या तो मेरी बात करा दो, कोई वकील हो तो वहां, और नहीं करा दो तो अब ये कर लेना कि बयान ही नहीं, बयान होने से तो जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो व्यक्ति ने कराई है, उसका केस पुख्ता हो जाएगा। आप तो बयान देने वाले हैं, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट है एफडी के, आपके जो सर्टिफिकेट है उनका क्या हुआ कि वो तो हमारे पास रखें। तो मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना है कि एसओजी जांच तो कर रही है, लेकिन जांच करने के इस तरीके को सार्वजनिक किया जावे और पब्लिक को बताया जावे कि आपका पैसा अगर कभी लौट के आएगा तो सबको कैसे मिलेगा। यहां क्या है साहब, सबको मिलने के कोई चांसेस नहीं है। यहां क्या है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिनका एफआईआर में नाम है, जिनके दस्तावेज एफआईआर में, अब बताइए आप, जिन्होंने एफडी कराई है या और सर्टिफिकेट लिए हैं, उनकी एसओजी ने उनको जब्ती नहीं किया। जब तक एसओजी जब्त नहीं करेगी, जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, चार्जशीट में नाम नहीं आएगा, जब तक उस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चल रहा है सिलसिला, इस सिलसिले को, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को कोई नहीं जानता। मैंने उनसे कहा कि आप जाइए एसओजी में और उनसे कहिए कि हमारे बयान ही नहीं, हमारे जो सर्टिफिकेट हैं उनको जब्त करिए और जब्ती बनाइए, जब्त करके और चार्जशीट में संलग्न कीजिए। जब कभी इसका निर्णय होगा, या मान लीजिए कभी खुदा न खास्ता सरकार को ये हो गया कि इनकी प्रॉपर्टी सीज करके प्रॉपर्टी का नीलाम किया जाएगा, पैसा आएगा, तो कम से कम सबको मिलेगा तो सही। लेकिन आपको बताऊं, एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं है, ऑडिट करने वालों को जब तक इसमें मुलजिम नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। ये क्या करते हैं साहब, ऑडिट वालों को एक पन्ना तैयार करके देते हैं और ऑडिट वाले उस पन्ने को सर्टिफाई करके भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट वाले को पैसा दे दिया जाता है, देते हैं उनको सीधी। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या करे। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, करेगी तो कौन, ये एजेंसियां करेंगी। अब बताइए, मान लीजिए कोई गृह मंत्री है, वहां से आ गए यहाँ उद्घाटन करने, अब उनको क्या पता है यहाँ क्या चल रहा है, कौन कौन इसमें मिली भगत है, कौन कौन शामिल है। तो ये जो सोसाइटियों को रजिस्टर्ड करने वाले लोग हैं और ऑडिट करने वाले लोग हैं, जैसे आपने बताया, इनको भी इसमें मुलजिम बनाना पड़ेगा। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में कि गड्ढे अगर हैं, अगर किसी वजह से एक्सीडेंट होता है तो उसको भी इसमें मुलजिम बनाओ। जब तक आप इसमें ऐसा नहीं करोगे, जब तक इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका लीगल एस्पेक्ट जानना चाहता हूं कि सीवी यादव जी पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं, इनके कोई परिचित होंगे,
परिचित नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों से दोस्ती के नाते, मित्रता के नाते, या जो लोग इनके पास में आते हैं उनके लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या कोई रास्ता, मैं रास्ता जानना चाहता हूं कि उन पीड़ितों को ऐसी कौन सी किरण दिखाई दे जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि हां पैसा इस रास्ते से वापस आ सकता है। देखिए, किरण तो साफ दिखाई अभी देगी जब जितने भी संभावित कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उनके मूल दस्तावेज उस पत्रावली में संलग्न हो, फर्द में संलग्न हो, उनके बयान उसमें हो, अन्यथा सबकी अलग अलग एफआईआर दर्ज हो। ये करने वाले नहीं है, इतनी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। और अगर एक एफआईआर में सबको शामिल करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला जिनके दस्तावेज उसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कौन देगा? वो कहेगा साहब मेरे दस्तावेज है, आपका मुकदमे में है क्या? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीज आपने पूछी है, ये मुख्य रूप से मैं बता देता हूं कि जब तक आप मदद नहीं कर पाएंगे, जब तक उनके मूल दस्तावेज फर्द के माध्यम से अनुसंधान में शामिल नहीं होंगे और चार्जशीट का वो पार्ट नहीं बनेंगे, जब तक उनको कुछ मिलने वाला नहीं। अब सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी जब तक एक्ट में ही प्रावधान नहीं हुआ। तो सरकार क्या करेगी? आपने बताया एक कि पुरानी एक संस्था है जिसके जाने कितने करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हमारे देश में अभी एग्रेसिव गवर्नमेंट के काम करने का तरीका भी पैदा ही नहीं हुआ, जिससे कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए तो किसी को रिलीफ मिले, किसी को हम तुरंत रिलीफ दें। ऐसा हुआ ही नहीं। या एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहां पे जो कार्रवाई की बात की जाती है कि देखिए हमने कार्रवाई की, या कोई सरकार जो अपनी उल्लेखनीय कदमों में देती है कि हमने आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के सारे 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, संजीवनी के मैनेजमेंट के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, नवजीवन के लोगों को हमने अंदर कर दिया। कुछ नहीं किया साहब, इन गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है, वो सेफ होके बैठ गए हैं। गिरफ्तारियां बहुत सारी देखी है। लास्ट सवाल यही आता है कि रिकवरी क्या है, पैसा कैसे मिलेगा? उसके पास में पैसा कैसे आएगा? उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि आप वीरेंद्र मोदी को अंदर बैठा रहे हैं, या विक्रम सिंह को अंदर बैठा रहे हैं, किसी और को बैठा रहे हैं, या उनके परिवार के लोगों को अंदर बैठा रहे हैं। उनको छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को पैसे चाहिए। वो पैसे कैसे मिल सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, और यह सवाल आज हर जहन में घूम रहा है कि ये पैसे का क्या होगा। गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, पैसे का क्या होगा? ये मर्डर केस नहीं है जिसके लिए पीड़ित देख रहा है कि जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जब तक हमारा खून ठंडा नहीं होगा। ये वो केस से डिफरेंट है। ये गाड़ी कमाई का मामला है, लोगों को पैसा वापस चाहिए। योगेंद्र जी, ईडी ने एसओजी से रिकॉर्ड मांगा है कि दुबई, न्यूजीलैंड और इथोपिया आदि में जो संपत्तियां उसका ब्यौरा हमें दिया जाए। बिल्कुल राइट, हम जानकारी करेंगे। क्योंकि ये इस वजह से है कि मैं बताना चाहूंगा, मुझे जो पता लगा अभी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ओनर है मिस्टर वीरेंद्र, उनके खिलाफ राजस्थान का पहला मामला है शायद, जिसमें फॉरेन फ्रॉड या कुछ अभी नया एक्ट जिसमें लगा है, नीरव मोदी, विजय माल्या, जिनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो ही अब ये वीरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है। अब इनकी जमानत भी कभी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे जमानत होना बहुत मुश्किल है। और ये राजस्थान का पहला केस है जिसमें ये धाराएं लगी हुई हैं। गुड़गांव में इसका मुख्यालय है और जहां से सारा संचालन होता है। तो ये वीरेंद्र मोदी साहब जो है, ये पैसे की बात है, चाहे ईडी जांच करे, चाहे सेबी जांच करे, चाहे सीबीआई जांच करे और चाहे एसओजी करे, बात वहीं आके अटकती है कि आप उनको गिरफ्तार करके, दस्तावेज इकट्ठे करके आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बात यही है कि पैसे का क्या होगा, वो पैसे कहां से आएगा? जी हाँ, यादव साहब, एक सवाल आप अभी भी अधूरा छोड़ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हो कि गाड़ी कमाई का पैसा वापस आना चाहिए। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, ये इस देश में बहुत बड़े मानवाधिकार हनन का मामला है, जहां सरकार ने एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें लोग चैन से जुड़ते गए। जो लोग ठगे जाते हैं उनका पैसा नहीं ठगा। आप उनकी केस स्टडी कीजिए, जो एजेंट और जो सारे एजेंट है, चैन सिस्टम है, उन लोगों को आपस में संघर्ष होता है, एक दूसरे पर केस लगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, हिंसा हो रही है। उस व्यक्ति की इतनी बड़ी क्या जुर्म थी कि आपने उसको मरने तक एक चोर का तमका दे दिया? ये इस देश के करोड़ों लोगों के ह्यूमन राइट वायलेंस का मामला है। और ये आप कह रहे हो छोटा मोटा मामला नहीं है। ये अगर मानवाधिकार का मामला जाता है तो ह्यूमन राइट आज एक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है।
और ये बहुत बड़ा मानवाधिकार हनन का भी मामला। मैं एक चीज बता रहा हूं कि आप कह रहे हो कि कैसे मिले ये पैसा। आप देखिए, इसके खिलाफ जब तक एक बड़ा जन आंदोलन नहीं हो, मैंने लोगों को समझाया, 22 राज्यों में इस संगठन को खड़ा किया और दिल्ली में हम लोग फरवरी के अंदर लगभग 1 लाख की संख्या हम लोग इकट्ठा करें 2 फरवरी के दिन ही, अभी उसके जस्ट बाद में गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटरी स्कीम एक्ट 2019। अब आप देखिए क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है कि ये चिट फंड रोकेगा। आप वीरेंद्र जी इसकी स्टडी कीजिए, आपको ताजुब होगा ये सरकारें कितनी चालाक होती है। इन्होंने क्या किया, एजेंट उसमें दोषी करार दिया जाएगा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, स्टेट लेवल पर एक बॉडी होगी जो ऑक्शन करके इनको सीज करेगी। अब आप दोनों बातों को समझिएगा, दोनों बातें कैसी होती है। बेसिकली आंदोलन जो मैंने उठाया है और हम लोग आंदोलन उठाए, ये आम निवेशक नहीं उठाता साहब। ये प्रॉब्लम क्या है, उन निवेशकों को एजेंट के दबाव लगता है। और एक बात समझनी पड़ेगी, निवेशक और एजेंट अलग नहीं है इस सिस्टम में, क्योंकि जो निवेशक होता है वो एजेंट होता है। तो जो आंदोलन मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति पीड़ित भी है और उसी समय वो चोर भी है, दो स्थितियां बन रही है, उसको चोर भी बना देंगे। आंदोलन करा तो पूरी चेन सिस्टम को आपने दोषी करार दे दिया इस एक्ट के माध्यम से। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में चिट फंड के विरुद्ध जो आंदोलन उठ रहा है उसको दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटरी दबा दिया जाएगा, के माध्यम से दबा दिया कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। नंबर 1 बात आप समझिए। नंबर 2 बात आप देखिए, स्टेट लेवल पर एक बॉडी बनेगी, मतलब जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी गई। साहब ये जो जितनी भी चिट फंड स्कीम्स है, चाहे कोऑपरेटिव एजेंसियां, ये इंटर स्टेट है। इनकी प्रॉपर्टी न केवल देश के भीतर बल्कि विदेश में भी होती है। ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राज्य सरकार की है। एग्जीक्यूशन के लेवल पे आप राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, लेकिन रिकवरी के लिए राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो मैं आपको पीएसीएल की केस स्टडी बता रहा हूं योगेंद्र जी, सेबी जैसी एजेंसी जिसका काम ही ये है वो रिकवरी नहीं कर पा रही, तो अभी तक तो ये नए एक्ट में क्या कर रहे हैं, एक नई बॉडी बनेगी स्टेट लेवल पे। अल्टीमेट इस देश में हो क्या रहा है, एक समस्या के विरुद्ध खड़े होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए उसकी एक नया मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाता है। और आपको अंतिम तौर पर जब आप डूबोगे, इसको गहरे से समझोगे ना, तो पता चलेगा ये राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के पनपने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है साहब, इसे नहीं कर सकता। आपको ये मानना पड़ेगा। अशोक जी देंगे उसका जवाब, उसका जवाब अशोक जी देंगे। और जोड़ इसमें थोड़ा सा जवाब। हाँ। इसका तरीका एक ही है, जनता को नागरिक बन जाना चाहिए, जनता को फॉलोअर बनने से बाहर निकलना चाहिए और फॉलोअर नागरिक बन करके उन्हें अपने अधिकार की बात करना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक एक कठोर कानून नहीं बनेगा और तब तक ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं बनेगा। इसीलिए हम 12 अक्टूबर के दिन में आपको बता रहा हूं, देश के 543 सांसदों का और 243 सांसद जो राज्यसभा है उनके घरों पर घेराव करेंगे, पहला स्टेप। और उसके बाद में दिसंबर के अंदर हम लोग जब संसद का सत्र चलेगा, आप देखना इसे जन आंदोलन में तब्दील करना पड़ेगा। इनकी संख्या 18 करोड़ परिवार है, ये 18 करोड़ लोग नहीं है। अगर ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया, इस देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा जो देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो निवेशक है वो चोर भी होता है, इसलिए वो बाहर निकलने से डर रहा है और ये कानून का डर दिखाकर इसको और दबा दिया गया है। चलिए अशोक जी, आपको जवाब देना है इसमें, क्योंकि राजनीतिक दलों में ज्यादा सरकार आप खुद ही खारिज कर सकते हैं कि कॉमरेडों की सरकार नहीं है ज्यादा, तो ये तो आपसे सवाल करने की स्थिति में है। जवाब आपको देना है, कांग्रेस का नुमाइंदा हमारे साथ में है नहीं। 2 बातें हैं, एक तो जो लोग ठगी कर रहे हैं उनको राजनीतिक दलों का संरक्षण है, ये सीधा इनकी केस स्टडी कहती है। मिस्टर यादव हमारे साथ में बैठे हैं और बहुत डीपली इन्होंने अपना एक अध्ययन किया है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जो पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहा है। और दूसरा, अभी तक भी किसी सरकार के जेहन में कोई विचार नहीं है कि निवेशकों को पैसे दिलवाने भी हैं। सरकार सिर्फ अपने बयान के माध्यम से एक ही बात कहती है कि हमने इसको बैन कर दिया और इनको उठा करके अंदर कर दिया। पैसा कहां है? देखो कि आपने सही कहा यादव जी, लेकिन सरकारों को राजनीतिक दलों का संरक्षण है। मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से निवेशक की इन्होंने बात करी वो एजेंट के रूप में हो जाता है। एक बात ये, दूसरी ये बात है, यदि उन निवेशकों ने जो बड़े लेवल पर निवेशक हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी खरीदी होगी या और कुछ चीज खरीद होगा, वो है ईडी का माध्यम है। कई ऐसी प्रॉपर्टियां थी जिस प्रकार से उनका अटैचमेंट भी किया गया है। जो अटैचमेंट चलेगा तो उसकी जांच का एक प्रोसीजर है, तो इसमें एक चीज नहीं है, कई चीजें आती है जिसके अंदर, तो उस जांच के आधार पर देखा। जिस प्रकार से आप नीरव मोदी को आप देख लीजिए, उसकी संपत्ति यहाँ की अटैचमेंट नहीं हुई क्या, उसके अलावा मोदी की नहीं हुई क्या,
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई जिलों की हमने जो किया वो किया, और उसके बाद बेनामी एक्ट जो ट्रांजेक्शन जो एक्ट था उसमें हमने संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से जो बेनामी रूप से जो प्रॉपर्टी खरीदते थे, जिनका किसी दूसरे के नाम से होता था, उसमें हमने संशोधन किया। 1986 का था, उसमें कई ऐसी खामियां थी, उसको संशोधन किया। उसके बाद में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 40,000 करोड़ के लगभग जो संपत्तियां थी उनको अटैच करने का काम किया इस मोदी गवर्नमेंट ने। सर आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरे को बिल्कुल आप पे भरोसा है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है कि जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार जनता को ही समर्पित होती है, चूना लगाती है। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा इसमें। ये कह रहे हैं, इनका जो सवाल है वो ये है कि राजनीतिक दलों के संरक्षण में ये बेल फल फूल रही है और गिरफ्तारी करके तीसरी कर लेते हैं, रिकवरी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी जो एक खामी है। आप एक एक्ट भी लेकर के आ गए फरवरी में, जो ड्यूरिंग द बजट सेशन पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हुई, हाँ, बिना चर्चा के पास हुआ हो। और उसमें यह है कि उसमें फंसा जो, अगर इसमें जांच भी होगी तो जो बड़ा मगरमच्छ उस तक नहीं पहुंचेंगे, छोटी छोटी मछलियां, कुछ छिपकली भी हो सकती है, वो आ रही है। बेचारा पीड़ित ही जो है ना मुलजिम बन जाएगा, वो तो पीड़ित ही मुलजिम बन जाएगा उससे। पहले वाला जो एक्ट था उसमें भी यही हाल था। ये बात तो आपने क्या ठीक किया? तो आप कह रहे हैं बात बोल रहे हैं कि हमने बहुत ठीक किया। गोल्ड सुख के अंदर क्या हुआ, जिसने 7,000 रुपये लगाए थे उनको मुलजिम बनाया उन्होंने, उनके हाईकोर्ट से बेलें उतकाद हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि जांच एजेंसी पर निर्भर है कि इसको एजेंट के रूप में मानेगा या उसको मुलजिम के रूप में मानेगा। वो जांच नहीं, जो देखिए आप इसमें एजेंट क्या करते हैं योगेंद्र जी, मैं जैसे एजेंट बन गया तो मैंने तो पैसा जमा करा दिया संबंधित, लेकिन ये पीड़ित है, ये क्या कहते हैं, मैंने भंवर सिंह को पैसा दिया था, भंवर सिंह ने पीएससीएल में डाला, तो भंवर सिंह इन्होंने तीन की कंप्लेंट में भंवर सिंह भी मुलजिम, जबकि भंवर सिंह ने तो पैसा पीएससीएल को दे दिया या गोल्ड सुख को दे दिया। भाई ये तो गलत तरीका होगा ना। एजेंट को आज LIC कल डूब जाएगी तो LIC के सारे लाखों करोड़ एजेंट जेल में जाएंगे, ये क्या बात है? मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भारत सरकार किस तरह का बीजेपी का हाल है समझने की जरूरत है। बीजेपी के नहीं है, मैं भारत सरकार सुनिए अब एक बार मैं एक मिनट सुनो। अरे हाँ चलिए सारे आप सुनिए। अभी वर्तमान की भारत सरकार की कहता हूँ शारदा चिटफंड घोटाला हुआ बंगाल में, और उसका जो मुलजिम है ना वो बीजेपी में शामिल होकर बच रहा है। क्या करा इनकी सरकार ने, मुझे बता दो ना। ये बचाने के रास्ते बता रही है, बीजेपी में आ जाओ और दूध के दूल्हे हो जाओ। अरे आप उनको शारदा चिटफंड वालों को क्यों लिया? आपने लिया क्यों अपनी पार्टी में? आपने उनको जेल में क्यों नहीं पहुंचाया? आपने जेल में क्यों नहीं डाला? आपके घर में आके वो दूध के दूल्हे बन गए। आपका कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये मोदी जी जो बोलते हैं वैसे नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ जो बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। इनका ये कहना कि मुकुल राय आपके पार्टी में आ गए, इस वजह से वो रक्षा कवच मिल गया उनको, और बच्चे कहा जाता है कि बड़े फ्रॉड वो भी है। जांच एजेंसी करेगी तो मुलजिम होगा तो अरे कहाँ जांच एजेंसियां कुछ नहीं करती ना, छोड़ दिया ना उसको। लोग चिल्ला रहे हैं। मैं सर एक निवेदन करना चाहूंगा सर, एक सेकंड। मुझे क्या लगता है जनता को लग रहा है ना, सुनिए जनता को लग रहा है। एक बात सुनिए, खोलिए ना, कौन मना कर अरे आपको? आपकी सरकार खोलने देती है। दो सिंह हैं, भिड़े मत आप जरा सुनिए। प्लीज आप तो सारे कानून बदल रहे हो अपने बाहर से। एक बात सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अरे सर एक को चुप करता हूं, सामने एक बार आप सुन तो लीजिए। मैं मुकुल राय की जो ये बात कर रहे हैं ये पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। मुकुल राय पे आपकी पार्टी के नेताओं ने ही सवाल खड़े किए थे कि जब ये ममता बनर्जी के साथ में थे कि सबसे बड़े मास्टरमाइंड यही हैं। कुछ टाइम बाद में आपकी पार्टी में आ गए वो, और पार्लियामेंट इलेक्शन में काफी अच्छा रोल भी रहा उनका, लेकिन अभी उन पे उंगली नहीं है। तो या तो कुंभ का स्नान माना जाए इसे कि बीजेपी पे आने के बाद में आपके पाप धुल गए। ये बड़ा सवाल एक है कि वास्तव में मुकुल राय क्यों गिरफ्तारी से बाहर है। उनके नीचे के स्तर के जो लोग थे, उनके एजेंट थे, वो सब अंदर चले गए। मुकुल राय अभी तक भी बैठे हुए। आपकी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए थे, मुकुल राय का नाम ले लेकर के कहा था कि बड़े फ्रॉड हैं ये, लेकिन अभी यहां आने के बाद में वो स्वच्छ छवि के कैसे हो, कौन सा रिन साबुन यूज किया आपने कि वो साफ ही हो गई है। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई आक्षेप उस समय लगाया होगा, लेकिन जांच एजेंसियों ने यह पाया कि आज इसमें वो मुलजिम नहीं है। जांच एजेंसी साहब नल है। जांच एजेंसियों को जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके नहीं करेंगे। समय कम है मेरे पास में। जोशी साहब कहना चाह रहे हैं कुछ। आपकी पार्टी में आते तो वो एकदम भाष्य हो जाते हैं ना। मतलब आप जांच पर विश्वास, सबसे सफेद धुलाई आपके पार्टी में होती है। धुलाई तो कम्युनिस्ट सबसे बढ़िया धुलाई होती है पार्टी में आते, बीजेपी में आते ही जांच हो जाएगा सफेद। जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एजेंट का मामला है ना, इस एजेंट के ये मामला सामने आया है एसओजी के। तो एसओजी के जो एसपी हैं उन्होंने हर जिले में चिट्ठी लिखी है कि एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए जब तक कि ये
उसके अंदर कोई डायरेक्ट कोई सदस्य का रूप धारण करके ही उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो आप कह रहे थे। ये पहले भी ये बात और बताना चाहूंगा मैं इसमें भी आपको, लिखिए तो हो सकता है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, मिलेगा। मैं एक बात आपको भी बताना, हर एजेंट नहीं, मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा योगेंद्र जी, जो खास चीज देख रखी है, लोन दिया है आप देखिए नहीं, एक बात और बताना चाहूंगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आप देखेंगे एक परिवार पूरा ही डायरेक्टर है उसका। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? जो ऑडिट कर रहा है, जो उसको वहां से लाइसेंस दे रहा है, एक परिवार उसमें डायरेक्टर कैसे हो सकता है? ये देखने की बहुत बड़ी बात है। उसमें सीए उसको ऑडिट कर रहा है, वो भी नहीं देख रहा है कि एक परिवार डायरेक्टर बन गया, उसको लूट कर साम्राज्य बना लिया। हम एक जगह बातचीत करने से क्यों कतराते हैं? आप इस देश में आप देखिए, ये इतना बड़ा घोटाला, मान लीजिए 5,000 करोड़ का घोटाला है, 1,000 करोड़ रुपए के कौन सा कानून बनाते हो? किसी भी पार्टी को 1,000 करोड़ रुपए दीजिए ना, जैसा चाहो वैसा बना कानून बन जाएगा। इस देश में जनता का शासन नहीं है, इस देश में लूट का शासन है, कॉर्पोरेट का शासन है। पार्टियों को पता है जनता को पैसा फेंकेंगे, उनका विचार बदलेंगे। जब देश जनता से गवर्न नहीं हो रहा ना, तो इस देश की प्रॉब्लम है और ये इस भारतीय लोकतंत्र की प्रॉब्लम है। और आप जो केस स्टडी पाओगे तो पाओगे कि सरकार के तीनों चारों स्तंभ, मैं कह रहा हूं मीडिया तक का स्तंभ को मैनेज किया जा सकता है। तो फिर आप इन गरीब निवेशकों की जो बात कर रहे हैं ना, ये मुझे लगता है कि इन्हीं की चेतना जिस दिन जागृत होगी उसी दिन इसका समाधान होगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। कुल मिलाकर के मेरे को खुद को भी अफसोस है कि मैं उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर पैसा कैसे आएगा। डिबेट हमारी पूरी हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि निवेशकों का पैसे का क्या होगा? क्या वीरेंद्र मोदी के गिरफ्तार करने से या विक्रम सिंह के सलाखों के पीछे भेजने से निवेशकों का पैसा आ जाएगा? सरकार एक बार के लिए अपनी उपलब्धि में शामिल कर सकती है कि हमने फला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजमेंट के लोगों को हमने अंदर कर दिया, फलाने को अंदर कर दिया। अंदर करने से कुछ नहीं होगा साहब, वो पैसा कैसे आएगा? सवाल आज भी गलियारों में यही घूम रहा है कि जो लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा चुके, एक भरोसे के साथ में कि नेताजी ने फीता काटा था, बहुत ही सभ्य और सुलझे हुए मंत्री महोदय या किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, इन्होंने अगर ये किया तो अच्छी कंपनी होगी या गवर्नमेंट का लाइसेंस उनके पास में, तो भरोसा किया जाना चाहिए। उस ठगी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चाएं होती रहेंगी, कार्रवाई चलती रहेगी, एक वक्त आएगा हम भूल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जिनके डूब गए वो साल में एक बार नहीं, ये हर दिन उनका श्राद्ध जरूर करते रहेंगे कि हमारा ये पैसा कहां गया और ये पैसा लौटेगा कब। ये भूलने वाला वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान नहीं देंगे तो जैसे सीबी यादव जी ने कहा, ये उन पीड़ितों की आवाज है कि कैसे सिस्टम बिक रहा है और जिसकी वजह से ऐसी बेल है वो पनप रही है। यही बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।